नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजनाथ सिंह का लखनऊ आगमन है और इसके साथ ही बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर पारिवारिक समारोह में भागीदारी होगी और कालिदास मार्ग आवास पर विश्राम भी करेंगे। और इसके साथ जानकारी सामने आ रही है जहां पर सीएमएस गोल्ड सिटी शाखा का उद्घाटन भी करेंगे और राजाजीपुरम में ही विधायक से मुलाकात अहम मानी जा रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 और 13 मार्च को लखनऊ का दौरा करने वाले हैं और इसके साथ 12 मार्च को ही बताया जा रहा है रात को 8 बजे करीब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और पारिवारिक और वैवाहिक समारोह में भी शामिल होंगे। फिर 5A कालिदास मार्ग में मौजूद अपने आवास पर विश्राम करेंगे और 13 मार्च को वे सीएमएस गोल्ड सिटी शाखा उद्घाटन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। तो राजाजीपुरम में विधायक योगेश शुक्ला के घर भी जाएंगे राजनाथ सिंह और शाम को 4:30 बजे समता मुल्क चौराहा से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शाम को 5 बजे झूलेलाल वाटिका हसनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के बाद ही 6:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे राजनाथ। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पास किए गए और मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत अब यूपी में 49,163 गांवों में बस सेवा पहुंचेगी और इसके लिए 28 सीटर की छोटी बसें भी चलाई जाएंगी। ओला और उबर टैक्सी को राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और हर 5 साल में नवीनीकरण करना भी होगा। और स्टैंप और पंजीयन विभाग ने खतौनी आधारित रजिस्ट्री की मंजूरी दी। नगर निगम क्षेत्र में ही 2% विकास शुल्क भी लागू होगा। काशीराम आवास योजना के तहत अवैध कब्जा भी बताया जा रहा है हटाकर SC/ST परिवारों को आवास आवंटित किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति घोषित करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट हुई है, तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। सर, आपके विभाग को लेकर के क्या प्रस्ताव, किस तरीके से उनको मंजूरी है? यूपी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। लगभग प्रति वर्ष 35 से 50 लाख के आसपास डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रियाँ होती हैं अधिकांश। रजिस्ट्री समय में ये विभाग को अधिकार नहीं था कि वो चेक करे कौन व्यक्ति मालिक है, नहीं मालिक है। वो मालिक नहीं भी है, खरीदार अगर लेके आता है कि हम स्टाम्प दे रहे हैं तो मेरी रजिस्ट्री हो जाए, तो अक्सर क्या होता था कि फर्जी वाला प्रॉपर्टी किसी का बिक्री कोई और कर दे। इसको रोकने के लिए अब यूपी के अंदर जब भी कोई प्रॉपर्टी आएगा खरीद बिक्री के लिए तो रजिस्ट्रार चेक करेगा बेचने वाला व्यक्ति क्या यही है, क्या यह मालिक है, क्या इसका रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, तभी उनकी बनामा होगी। अब धन्यवाद बात करने के। तो ये थे हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि खरीद फरोख्त को रोकने में फर्जीवाड़ा और रोकने के लिए आज एक अहम प्रस्ताव था, जिसपे आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी लगाई। कैमरा से राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आर्यन टीवी नेशनल, लखनऊ। प्रदेश की कैबिनेट समाप्त हुई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयशंकर सिंह जी हैं। सर, आपके विभाग को लेकर कितने प्रस्ताव थे और किस तरीके से उन प्रस्तावों को? विभाग से 2 प्रस्ताव थे। 2 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव था जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहतर परिवहन सेवा के लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए। ये मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो परिवहन योजना 2026, ये उत्तर प्रदेश के 59,163 गाँव में बसों को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है। और ये छोटी बसें होंगी, ये टैक्स फ्री बसें होंगी, ये जो है परमिट से आच्छादित बसें नहीं होंगी। लोगों को सुविधा देने के लिए हम लोगों ने किया है कि हम लोग ये सब छूट देंगे तो गांव में लोग कम पैसे पर गांव से जिला मुख्यालय तक आ सकते हैं। इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। और डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, उसके एसपी मेंबर होंगे, सीडीओ मेंबर होंगे, हमारे आरटीओ मेंबर होंगे और हमारे आरएम मेंबर होंगे। और ये एक बेहतर हम लोग आवागमन का साधन, क्योंकि गांव से लोगों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय जोड़ने में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जयशंकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके विभाग की 2 प्रस्ताव थे, जिसमें एक जो अहम प्रस्ताव
प्रस्ताव था जो कि ग्रामीण अंचल को शहर से जोड़ा जाए और दूसरा ओला उबर को किस तरीके से और बेहतर रूप दिया जाए। तो उन सभी दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिली है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विकास है उसमें एक अहम भूमिका निभाई जाएगी। कैमरा से विराम सिंह के साथ अमन प्रधान, RNTV नेशनल, लखनऊ। उसके माध्यम नए प्रस्ताव, ये सारे संशोधनों पर चर्चा हुई। बाद में बाहर दौरे पर गए थे माननीय केशव जी, जर्मनी में क्या चल रहा है, कैसे एक दूसरे के देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जापान और सिंगापुर गए थे, उस पर भी बहुत देर चर्चा हुई और एक दूसरे दुनिया के साथ संबंधों पर विस्तार की चर्चा। मौलाना द्वारा मुख्यमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई है, इसको लेकर भारत कानून का देश है और जैसा जो किया रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमको लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है। 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव दादरी में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या? चुनाव कहते ना कि देर हो गई, बहुत देर में जागे हैं। इनको जनता का अवसर मिला था, पिछड़ों दलितों, लेकिन कुछ किया नहीं, इसलिए जनता ने दूर कर कुछ भी कर ले उसे कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। एटा के मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र नारायण मिश्रा का रिश्वत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुर्खियों में आ गया। वीडियो में उनके भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद से उन्हें नियम 7 के तहत निलंबित कर दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट पर इस कार्रवाई की जानकारी दी है और कहा है कि विभागीय जांच तुरंत ही शुरू कर दी गई है। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायरल वीडियो ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अहमियत को फिर से उजागर कर दिया है। अखिलेश यादव ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की दिक्कतों पर चिंता भी जता दी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने कई सालों से यहां काम किया है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए और सिलेंडर समय पर भरने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी है, अगर ये समस्या 2 हफ्ते और बनी रही तो सिलेंडर महंगे हो जाएंगे और आम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो सकते हैं। के बाद और कई वर्षों की पुरानी इशू है ये। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला है और उसके बावजूद भी राहत नहीं मिली। हमारी मांग ये है, व्यापार मंडल के लोग जो यहाँ आए हैं ये वर्षों से काम कर रहे हैं, वहां पर रोजी रोटी है, दुकान चल रही है। सरकार को सहानुभूति दिखाते हुए इन व्यापारी साथियों की मदद करनी चाहिए। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। पर गैस की कमी से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर LPG गैस की कमी हो गई है और इसके साथ ही गैस की कमी से लोग परेशान और होटल ढाबों को नहीं मिल रही है गैस, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में लंबी लाइनें देखने को मिली, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही है सिलेंडर। तो यूपी में LPG की कमी के हालात तनावपूर्ण भी देखने को मिल रहे हैं। तेल कंपनियों ने घटते स्टॉक पर चिंता जता दी है और जिसके चलते होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। गैस एजेंसियों को फिलहाल केवल घरेलू सिलेंडर देने के निर्देश दिए गए हैं। तो घरेलू सिलेंडरों की मांग कई शहरों में अचानक से बढ़ गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में भी बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं और आम लोग समय पर गैस न मिलने से परेशान हो रहे हैं। गाजीपुर के शाहपुर शमशेर खान गांव के वीर सपूत हरिकेश यादव देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए और उनकी शहादत की खबर आते ही पूरे इलाके में शोक फैल गया।
हरिकेश बचपन से ही साहसी देशभक्त थे और सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना का सपना उनका रहा था। आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को 10 मार्च 2026 को गांव पहुंचेगा और जहां पर सेना के ही जवान उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहेंगे। लोग स्मारक बनाने और परिवार को सम्मान देने की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद नगर निगम ने शहर में श्री राम और हनुमान वाटिका का निर्माण शुरू कर दिया है। ये वाटिका शहर वासियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित की जाएगी। तस्वीरों में निर्माण कार्य की प्रगति भी दिखाई दी गई है और वाटिका में हनुमान और राम की मूर्तियों के साथ हरियाली, बच्चों के खेलने और आराम करने की जगह भी होगी। नगर निगम का उद्देश्य शहर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों के लिए हरित और मनोरंजन क्षेत्र तैयार करना है। ये परियोजना शहर की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। गोरखपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीपीगंज में मरीज दवा न मिलने की वजह से वापस लौट रहे हैं। अस्पताल के दवा घर में ज्यादातर जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कि इलाज प्रभावित हो रहा है। कई मरीज परेशान होकर बिना इलाज करे घर लौट रहे हैं। इस समस्या से अस्पताल आने वाले लोगों में नाराजगी देखी गई और आर्यन नेशनल टीवी के संवाददाता सचिन यादव से खास बातचीत में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि दवा आपूर्ति जल्द सुधारने की कोशिश की जा रही है। मरीजों से सहयोग की अपील भी की गई है। दोस्तों, जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है, कहीं न कहीं चुनिंदा लोग उनके मंसूबे पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं आर्यन नेशनल टीवी। मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री के गृह जनपद पीपीगंज राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीपीगंज में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और यहाँ पे दवा के अभाव में कहीं न कहीं मरीजों को दवा नहीं मिल पा रहा है। मैं इनसे जानता हूँ आखिर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुला किस लिए है? लोगों को उपचार करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं दवा उपलब्ध न होने से मरीजों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, परिचय दें। मैं डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता, प्रभारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीपीगंज। यहाँ पे दवाएं जैसे कुछ कम हैं, मतलब बल्क में एक साथ नहीं आ पा रही हैं जितना चाहिए। सर, मान लीजिए मरीज आते होंगे, मान लीजिए दवा जो है आपके पास हल्का फुल्का दवा देखी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो अंदर जो काउंटर वहाँ पूरी तरह से खाली पड़ी है। आखिर क्या कारण है कि दवाएं उपलब्ध नहीं पर आखिर मरीजों का उपचार कैसे हो पाता है? इसमें दवाएं सही बात है काफ़ी कम है, मतलब पहले की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन ये शासन स्तर का मामला है, इस पर कुछ कह पाना सही नहीं है, क्योंकि अब जब वहाँ से दवाएं भेजी जाएंगी तभी यहाँ पे बल्क में आ पाएंगी। वैसे छुटपुट दवाएं हैं, काम चल जा रहा है, लेकिन हाँ जितना चाहिए उतना तो नहीं है फिलहाल। मान लीजिए आप यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में जिम्मेदार आप ही हैं, मान लीजिए क्या आप शासन प्रशासन को कभी लिखा कि दवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, दवा को उपलब्ध किया जाए? यहाँ से बराबर लेटर जो है पहले हमारे क्या गोरखपुर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के पास जाता है, जो बराबर हर महीने करीब भेजा जाता है स्टॉक का। फिर वहाँ से वो लोग सबका कलेक्शन करके एक साथ जो है फिर वो शासन में भेजते हैं। वहाँ पे डिमांड लेटर हमेशा जाता गया है यहाँ से। जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार निरंतर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काम कर रही है, क्या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीपीगंज, अब देखो नगर पंचायत पीपीएन बड़ा है, परिक्षेत्र बड़ा है, लोग मरीज यहाँ पे अपना उपचार बेहतर उपचार कराने के लिए आते होंगे। मान लीजिए किसी को अन्य समस्या होगा, उसको अन्य दवा कैसे आप लोग दे पाते होंगे? मान लीजिए जो मरीज मान लीजिए किसी दूसरे बीमारी से पीड़ित रहे, जो आपके पास दवा ही ना उपलब्ध हो, कैसे उपचार हो पाता होगा? जैसे सर्दी, खांसी और गठिया और इन सब की तो दवाएं करीब हैं। हाँ, 4 दवा अगर ज़रूरी है तो ठीक है, 2-3 दवाएं तो उपलब्ध हैं। टोटल दवाएं नहीं है, कुछ तो कमी रहती है। अब ये शासन के स्तर की बात है, वहाँ से जितना भेजा जाएगा उतना यहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। शासन को आपके द्वारा सूचना दिया गया? बिल्कुल, जो है जिले लेवल से ये सूचना बराबर वहाँ भेजी जाती है। हर महीने करीब मांगा जाता है डिमांड, तो वो जाता है लेटर यहाँ से। दोस्तों, बड़ी विडंबना है डॉक्टर साहब का कहने का मतलब कि हम निरंतर प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य जो यहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, यहाँ पे दवाएं
उपलब्ध हो, मरीजों को बेहतर उपचार हो पाए। लेकिन जो ऊपर के स्तर पे कहीं न कहीं हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर लोगों का उपचार कैसे हो सके? डॉक्टर साहब का कहना यही है कि मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है कि यहाँ पे दवाएं उपलब्ध हो, लेकिन ऊपर स्तर पे दवा न भेज पाने से कहीं न कहीं मरीजों को यहाँ पे बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। दोस्तों, आखिर क्या कब जिम्मेदारों की नजर पड़ेगी? क्या सरकार के मंसूबे पर कहीं न कहीं पानी फेरते हुए कुछ जिम्मेदार नजर आ रहे हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के जेठमलपुर के पास में पुलिस ने एक बड़ी शराब तस्करी को नाकाम कर दिया है और एक कंटेनर से लगभग 7,473 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इस मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए जो मैनपुरी जिले के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार शराब बिहार भेजी जा रही थी और तस्करों की गिरफ्तारी और शराब जब्ती के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भविष्य में ऐसे अपराध रोकने के लिए सतर्क रहने की बात कही है। के आदेश के अनुसार लगातार शराब के तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। इसमें से थाना सैयद राजा एवं सर्विलांस टीम के संयुक्त रूप से आज कार्रवाई किए गए, जिसमें से ग्राम जेठमलपुर NH-19 रूट में एक ट्रक जो राजस्थान नंबर प्लेट से है कुल 849 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें कुल 7,473 लीटर बरामद हुए हैं। इसका अनुमानित लागत 1.4 करोड़ है और साथ ही साथ हमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए हैं। दोनों मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं। जांच में ये प्रचलित हुआ है कि जो शराब है वो पंजाब से आ रहा था और बिहार ले जा रहे थे और इसमें जो गिरफ्तारी के साथ FIR भी कायम है और आगे जो गैंग के पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर जांच करके इसमें पूरे गैंग को पर्दाफाश किया गया है। आगरा साइबर क्राइम पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर दिया है। फतेहाबाद टोल के पास में 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 153 ATM कार्ड और इसके साथ ही 1,06,500 रुपए नकद और 3 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है। गिरोह में बताया जा रहा है कि ATM जाम करता था और मदद का बहाना करके ही पिन चुराता और असली कार्ड बदलकर फर्जी कार्ड थमा देता था। और इसके बाद बताया गया कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सक्रिय यह गिरोह था और 35+ जिलों में वारदात भी कर चुका है। पुलिस ने वाईफाई, डोंगल और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। अब तक 150 से ज्यादा घटनाओं का खुलासा हुआ है। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि आगरा के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उनके बैंक खाते से 16 लाख से अधिक की राशि निकाली गई है। इसमें जो मुकदमा पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया और टीमों ने इस मामले की जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इसमें एक गैंग सक्रिय है जो कि अंतर्राज्यीय, अंतर जनपदीय घटनाएं कारित करता है। इसमें 3 लोग शामिल थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये ATM के बाहर खड़े रहते थे, फेविक्विक का यूज कर ATM की मशीन को जैम करने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर सके। जब कोई सीनियर सिटीजन पैसे निकालने के लिए ATM जाता था तो मदद के नाम पर ये ATM को एक्सचेंज कर देते थे और वो OTP उनसे देख लेते थे और बाद में उस ATM का प्रयोग कर पैसे को निकाल लेते थे। इस तरीके से इन्होंने 150 से ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में व अन्य राज्यों में भी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इस तरह की घटनाएं कारित की है। और इनके पास से हमें 153 ATM, एक जियो का जो हॉटस्पॉट इंटरनेट यूज के लिए जो एक डिवाइस है वो बरामद हुई है। 1,06,000 के आसपास पैसे बरामद हुए, वे एक गाड़ी बरामद की। देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि ये अक्सर कम अमाउंट ATM से विड्रॉ करते थे ताकि जो उसमें पीड़ित है वो शिकायत ना करे। और इनके द्वारा अभी तक बताया कि 150 से ज्यादा घटनाएं ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में और बाकी देश के अलग अलग राज्यों में कारित कर चुके हैं पिछले 2 वर्ष में।
इस गैंग में 3 लोग शामिल हैं और जिनमें से जो इनका मुख्य इसमें अभियुक्त है, इसके ऊपर पहले से 11 मुकदमे पंजीकृत है और इसके अलावा जो इसके अन्य 2 साथी हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। एक के ऊपर 3 मुकदमे और एक के ऊपर 1 मुकदमा पंजीकृत है। मुजफ्फरनगर में खाड़ी देशों में जारी युद्ध के असर से गैस की किल्लत बढ़ गई है और शहर की गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें भी लगी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बुकिंग करानी होगी और दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए ही 25 दिन का भी इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों ने जानकारी दी है कि बुकिंग के बावजूद OTP न आने की वजह से ही उन्हें सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। एजेंसी इंचार्ज ने भी कहा कि सिलेंडर केवल बुकिंग होने के बाद ही मिलेगा। (2014) से पहले ये चीजें थी और उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो गई थी भाजपा गवर्नमेंट में, और अभी जो है खाड़ी युद्ध के कारण, इराक युद्ध और अमेरिका युद्ध होने के कारण थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी यहाँ पे सिलेंडर आसानी से अवेलेबल है, बस आपको अपने कागज सही रखने होते हैं और कागज पे बुकिंग करा के आप अपना सिलेंडर अभी ले सकते हैं। 25 दिन में जैसे बुकिंग हो रही है और तुरंत ही फिर सिलेंडर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एक KYC अपडेट करना होता है और सिलेंडर आपको मिल रहा है इजीली। कमर्शियल के लिए तो गवर्नमेंट ने ऊपर से क्या है कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो हर देश में एक इमरजेंसी उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है कि आदमी पहले अपनी दाल रोटी के लिए सोचता है, चूल्हा जलना चाहिए, पहले आम कंज्यूमर का, ग्राहक का चूल्हा जलना चाहिए। जब चूल्हा आपका सही जलेगा तो व्यवसाय तो बाद में सोचेंगे। कमर्शियल तो व्यवसाय के ऊपर है पूरा, कमर्शियल से तो व्यवसाय होता है, फैक्ट्री चलती है, दुकानें चलती हैं, स्वीट्स चलती हैं, बाकी तो सारा काम जो है चूल्हे पे होता है। चूल्हे के सिलेंडर अवेलेबल है, कमर्शियल अवेलेबल नहीं है। सिलेंडर लेना आता, सिलेंडर खत्म हो गया था। क्या हुआ, मैंने उन्हें पर्ची दिखाई तो सिलेंडर मेरा साइकिल के पास रखा था। इतना में मैं पर्ची दिखाकर वापस घूमा, इतने में सिलेंडर गायब। वहाँ ये भी बैठे थे भाई साहब भी, ये भी उधर से आए, ये कह रहे हैं मेरे ये सिलेंडर है मेरा, मैं कह रहा हूँ ये सिलेंडर है मेरा। अब इस पर नंबर तो ऐसा लिखा नहीं हुआ, अब बताओ क्या करूँ। अब ये कैमरे नु कह रहे यहाँ कैमरे बंद है, कम से कम कैमरे चालू होते तो किसी का पता भी चलता, ठाके ले जाए। बरेली के नेकपुर में मौजूद ललिता देवी माता मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। मान्यता है कि पहले इलाके में चेचक महामारी फैली थी। स्थानीय लोगों को माता के प्रकट होने का आभास हुआ और खुदाई में ही उनकी दिव्य मूर्ति भी मिली। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बीमारियां दूर होने लगी, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ गया। मंदिर को सिद्धपीठ माना जाता है और यहाँ आकर भक्त गंभीर रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र में अष्टमी को मेला और नवमी को महायज्ञ आयोजित होता है। लोग प्रसाद साझा करते हैं और शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।